So today we are gonna start with section 3. हमने सेकेंड डेफिनेशन क्लॉज बहुत अच्छे से पढ़ा था. नाउ वी आर गोना स्टडी सबऑर्डिनेट कोड. वी विल स्टार्ट विद सबऑर्डिनेट कोड्स. तो हेरारकी क्या होती है सिविल कोड की? तो हेरारकी बेयर एक्ट में जो दी हुई है उससे अगर हम रियलिटी की अगर बात करें तो रियलिटी में पहले आता है हाई कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आता है सिविल जज क्लास 1. उसके बाद आता है सिविल जज क्लास 2. तो ये होती है इन रियलिटी जो हायरार्की होती है. पहले हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट जज आता है, उसके नीचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आता है, फिर उसके नीचे आता है सिविल जज फर्स्ट क्लास, देन सिविल जज सेकंड क्लास. अब जो कोर्ट की हायरार्की बेयर एक्ट में दी हुई है वो ऐसे होती है. पहले आता है हाई कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता है सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इंफीरियर, उसके बाद लास्ट में आता है सिविल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. ठीक है. तो ये हायरार्की है. हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन कोर्ट इंफीरियर, सिविल कोर्ट ऑफ इंफीरियर ग्रेड, फिर देन सिविल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस. और जो हायरार्की होती है जो एक्चुअल में जजेस की होती है जो वो होता है हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, देन सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, सिविल जज ऑफ सेकंड क्लास. तो यही चीज़ हमने कुछ क्रिमिनल कोर्ट के हायरार्की में भी यही चीज़ देते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास. तो इससे आप याद कर सकते हो सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, सिविल जज ऑफ सेकंड क्लास. अब जो ये है कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लॉजेज, ये क्या होता है? ठीक है. तो ये हमारा दिया हुआ है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 में. क्या दिया हुआ है? कोर्ट ऑफ प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज एंड कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज. ठीक है. तो कोर्ट ऑफ प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज क्या होता है ये हम सेक्शन 7 और 8 पढ़ेंगे थरली. तो उसके लिए हम रख लेते हैं ये. अभी वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट. अब अच्छा एक बात बताओ, फैमिली लॉ के जो केसेस हैं वो होते हैं सिविल नेचर के. ठीक है. तो फैमिली लॉ के केसेस भी क्या हम लोग सिविल कोर्ट के पास लेके जाएंगे या फैमिली कोर्ट के पास? तो फैमिली लॉ का केस है तो ऑब्वियसली वो फैमिली कोर्ट के पास ही जाएगा, सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएगा. क्यों? ये लिखा हुआ है सेविंग्स में कि अगर कोई भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है कोई फोर्स में, कोई स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन किसी जैसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है. तो ये क्या है? स्पेशल जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक केसेस के लिए बने हैं, क्लास ऑफ केसेस के लिए बने हैं. तो वो केसेस सिविल नेचर के होने के बावजूद भी जो सिविल कोर्ट है उसमें नहीं जाते हैं. क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उसके पास सिविल कोर्ट के पास उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है. तो 4 में ऑलरेडी लिखा है कि अगर कोई भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ बनेगा तो वो प्रिवेल होगा ओवर सिविल कोर्ट के लॉज. अभी के लिए हम 6 को स्किप कर रहे हैं.
बट 6 हम पढ़ेंगे। तो अभी डायरेक्टली आ जाओ 7 पे। प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। तो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था, तो बहुत रिक्वायरमेंट है कि उस सेक्शन को हटा दिया जाए, अमेंडमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट जो कॉजेस कोर्ट होता है, it deals with the body of code as relates to suit accepted from the cognizance of small cause code, the execution of decrees in such codes, and execution of decrees against immovable properties। तो ऐसे से ऑर्डर्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी ये हायरार्की का कोर्ट है, तो जो भी सिविल नेचर का जो भी केस आएगा उससे डील करेगा। ठीक है, तो अब मान लो ये है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, सिविल कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये है सिविल कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास, सिविल जज, सॉरी देखो ये है स्मॉल कॉज कोर्ट, ठीक है। देन इसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर है हाई कोर्ट, ठीक है। तो अब ये मान लो इनका एक एरिया डिफाइंड है, इनका ज्यूरिसडिक्शन है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, कि ये केसेस, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम गिविंग, केसेस 50 lakhs के अंडर हैं वो ही डील कर सकते हैं, और ये केस 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ के ऊपर जो है वो डील कर सकते हैं, ये केसेस 2 करोड़ के ऊपर डील कर सकते हैं। तो अब मैं सीधा, मेरा अगर केस 51 lakhs का है और वो अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज ने अगर डील कर लिया, तो ये क्या हो गया, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का क्या हो गया, वायलेशन हो गया, ठीक है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन वायलेट हो गया, तो ये क्या इरेगुलरिटी है, ठीक हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन की बात है, ठीक है, हो जाएगी। अब अगर मान लो मेरा केस था, मेरी मान लो मेरे प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हुआ, मेरी प्रॉपर्टी है राजस्थान में और मैं रहती हूँ कहाँ पर, मान लो मैं रहती हूँ गुजरात में, ठीक है। दिस इज प्लेस वेयर आई रिसाइड, दिस इज़ द प्लेस वेयर माई प्रॉपर्टी इज़, प्रॉपर्टी पे मेरी राजस्थान की प्रॉपर्टी के पे कब्ज़ा हो गया। अब क्या मैं जाके मुंबई में केस कर सकती हूँ फाइल, मुंबई में केस फाइल कर सकती हूँ क्या? तो मुंबई के पास क्या इस चीज़ का ज्यूरिसडिक्शन है? नहीं है ना। मुझे कहाँ केस फाइल करना पड़ेगा, राजस्थान में फाइल करना पड़ेगा, वहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है। तो राजस्थान के कोर्ट के पास होगा ना ज्यूरिसडिक्शन। तो ये क्या चीज़ हो गई, अगर मैंने मुंबई में फाइल किया तो वो हो गया टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का वायलेशन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का वायलेशन, ठीक है, ठीक है। अब मान लो मेरा केस था डेट रिकवरी से रिलेटेड, और मैंने कहाँ फाइल कर दिया उसे, डेट रिकवरी का मेरा केस था, मैंने फाइल कर दिया उसे कंज्यूमर फोरम में। अब क्या कंज्यूमर फोरम के पास उस चीज़ को डील करने की पावर है क्या? तो ये चीज़ क्या हो गई, सब्जेक्ट मैटर, कि भैया आपने सब्जेक्ट मैटर ही गलत किया है, चुना है, मतलब आपने जो केस ले लिया है कंज्यूमर फोरम ने वो गलत सब्जेक्ट मैटर का ले लिया है। तो ये क्या होता है, ये नल एंड वॉइड होता है। तो देखो
एक होता है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का वायलेशन, एक होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का वायलेशन, ठीक है, और एक होता है सब्जेक्ट मैटर ही आपने गलत कोर्ट में सबमिट कर दिया, ठीक है। ये हम देखेंगे। पेक्यूनियरी लिखा दिया है सेक्शन 6 में, टेरिटोरियल दिया है सेक्शन 16 to 20 में, जो आज हम करने वाले हैं जहाँ तक, और सब्जेक्ट मैटर दिया है सेक्शन 9 में। तो अगर ये दोनों हो गया ना, पेक्यूनरी या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का अगर कुछ भी वायलेशन हो गया ना, तो ये इर्रेगुलरिटी आ जाएगी, इर्रेगुलरिटी आ जाएगी। तो क्या अगर ऐसा इर्रेगुलरिटी अगर कुछ आई, तो क्या इसमें इर्रेगुलर डिक्री पास होगी, तो क्या इसको फर्दर न्यू केस फाइल हो सकता है क्या? तो नो न्यू केस, नो न्यू केस कैन बी फाइल्ड। अब अगर सब्जेक्ट मैटर गलत है तो क्या होगा? वॉइड, जो भी डिक्री आएगी वो नल एंड वॉइड होगी, ठीक है। तो इसका न्यू केस फाइल हो सकता है क्या? जी हाँ, इसका बिल्कुल न्यू केस फाइल हो सकता है, ठीक है। जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ फाइल हो जाएगा। तो ये हो गई इनकी बात ज्यूरिसडिक्शन की। अब सेक्शन 9 पे आएंगे हम सीधा। द कोर्ट शैल have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting the suit of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। तो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है कि टू एंटरटेन अ सूट, क्या जज उस सूट को एंटरटेन करेगा क्या, कि उसे ऐसा लगेगा कि आप टाइम पास करने आ गए कोर्ट में और वो भगा देगा। तो अगर वो भगाएगा नहीं, एंटरटेन करेगा उस सूट को जज, तो वो कॉग्निजेंस ले रहा है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स में ही सीमित नहीं है, सिविल कोर्ट में भी कॉग्निजेंस लेते हैं। कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा टू ट्राई केसेस ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो जो काइंड ऑफ सूट्स जो आएंगे ना सिविल कोर्ट के पास, तो सिविल नेचर के होने चाहिए। सिविल नेचर के होने चाहिए उसका मतलब क्या है कि जिसकी पनिशमेंट ना हो, नो पनिशमेंट, विच हैज़ नो पनिशमेंट, या फिर कोई फीस एप्लीकेबल ना हो। क्या होना चाहिए इसमें? या तो कोई कॉम्पनसेशन होना चाहिए, या कुछ रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट होना चाहिए, उसको उसका हक दिलाना चाहिए, राइट उसका रिस्टोर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होंगी, बट पनिशमेंट और फीस एप्लीकेबल तो बिल्कुल नहीं होगी, वो क्रिमिनल केसेस में होता है। तो सिविल केसेस कौन कौन से होते हैं? सिविल नेचर के केसेस, अब मान लो यहाँ पर एक टेम्पल है, उस टेम्पल में एक पुजारी है, अब उस पुजारी का बेटा है, ठीक है। अब मान लो कि उस पुजारी की डेथ हो गई, उसके बेटे ने उसकी लास्ट राइट्स करी, जो लास्ट राइट्स हैं उसके बेटे ने करी, ठीक है। अब जाके सोसाइटी का मंदिर था, तो सोसाइटी वालों ने किसी और पुजारी को बना लिया, किसी और पुजारी को रख लिया। अब क्या इसके बेटे का, पुजारी का जो बेटा है ए, इसका राइट वायलेट हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। ये बोलेगा कि ये मेरा राइट था, मैंने लास्ट राइट्स किए थे, मेरे पापा पंडित थे, पुजारी थे इधर पंडित में मंदिर में, तो मैं भी पुजारी बनूंगा, मैं पंडित बनूंगा, किसी और को कैसे अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो राइट किस कैसा भी हो सकता है, सिविल नेचर का राइट कोई भी हो सकता है। अब के.एस. पुट्टू स्वामी के पहले आपको पता था क्या कि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो अ राइट?
राइट टू क्लीन वाटर इज ऑल्सो अ राइट। तो ये सब हमें केसेस के बाद ही पता चला ना। तो राइट सिविल नेचर का कुछ भी हो सकता है। देन तो राइट जो होना चाहिए ना, इट शुड बी ऑफ सिविल नेचर। ठीक है। अब अब दो कंडीशंस क्या हैं? एक तो सिविल नेचर का राइट होना चाहिए, ये हमने समझ लिया। एक एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सेप्टिंग इसका मतलब है एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड करना। क्या चीज़ एक्सक्लूड होंगी? वो केसेस जो कि एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हैं, कॉग्निजेंस जिसका सिविल कोर्ट ले ही नहीं सकती। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो केस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के थ्रू डील हो सकता है, वो सिविल कोर्ट में थोड़ा ना डील होगा, वो तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में ही डील होगा। स्पेशल केसेस जो हैं वो उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं। जो कंपनी लॉ के केसेस हैं वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में डील होंगे, एनसीएलटी में। देन अगर कोई फैमिली लॉ का केस है, वो फैमिली लॉ के उसमें डील होंगे प्रोविजंस में। ठीक है। ये कहाँ लिखा है? ये उनके स्टैट्यूट में लिखा है। ठीक है। ये उनके एक्ट में लिखा है। तो ये हो गया एक्सप्रेसली बार्ड। अब इम्प्लाइडली क्या बार्ड होगा? इम्प्लाइडली इम्प्लाइडली बार्ड क्या होगा? जैसे टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कोर्ट में लेके भी जाएंगे तो वो तो कोर्ट डील ही नहीं कर सकता, उसके पास पावर नहीं है, टाइम बार्ड हो गया वो तो। ठीक है। ये हो गया इम्प्लाइडली बार्ड। क्या कोई भी ऐसी रेमेडी अगर कोई पर्सन मांग रहा है जो कि स्टैट्यूट में दी नहीं गई है वो रेमेडी, तो क्या वो सिविल कोर्ट से मांग सकता है? क्या सिविल कोर्ट के पास पावर ही नहीं है वो रेमेडी देने का? आपको जो स्टैट्यूट में ऑलरेडी लिखा हुआ है वो ही रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है। तो वो क्या हो गया? इम्प्लाइडली बार्ड हो गया। मान लो अगर मैं ट्रिब्यूनल एलसीएलटी के पास गई हूँ कोई ऐसे कंपनी का केस लेके, और उसमें मैं डायरेक्टर के अगेंस्ट केस लेके गई हूँ कि इन्होंने डिविडेंड वगैरह मेरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, और उसमें 2 लाख तक का फाइन दिया हुआ है, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं, आप इसको 5 लाख तक का फाइन कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कराओ मुझे। तो क्यों मैं ऐसा नहीं बोल सकती ना? कोर्ट के पास पावर ही नहीं है देने की। ये क्या हो गया? इम्प्लाइडली बार्ड हो गया। ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। अब इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली बार्ड हमें समझ में आ गया कि सिविल केसेस सिविल कोर्ट के पास जो भी केसेस आते हैं वो सिविल नेचर के होने चाहिए एक तो, या फिर वो इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड नहीं होने चाहिए। वही केसेस को वो ट्राई कर सकती हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। जिसमें कोई ऐसा सूट जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी का सवाल है या राइट टू एन ऑफिस का सवाल है कि ये गद्दी किसकी, ये प्रॉपर्टी किसकी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का सवाल है, तो वो होगा सूट ऑफ सिविल नेचर। सच राइट में depend entirely on the decision of question as to रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज। जो सेरेमनीज होती हैं, जो रिलीजियस राइट, अब हिंदू सक्सेशन एक्ट बना हुआ है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट बना हुआ है, तो ये क्या हो गए? रिलीजियस राइट्स हो गए उनके, उस पर डिपेंड होगा इंटायरली जो भी डिसीजन होगा। ठीक है। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, सेरेमनीज के पर्सपेक्टिव से भी सिविल कोड देखेगा। ठीक है। अब कोई नेचर है जिसका मेन इशू, कोई ऐसा सूट है जिसका मेन इशू या तो कास्ट है या कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो वो सिविल नेचर का नहीं माना जाता। ठीक है। ऐसे सूट्स जहाँ पर कास्ट मेन इशू है, मतलब मेन आपका इशू ही कास्ट आप लेके जा रहे हो,
या फिर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन लेके जा रहे हो जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो वो आपका सिविल नेचर का नहीं माना जाएगा। आप सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं होती वो डील करने की, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोल रहा है कि इट इज़ इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच टू द ऑफिस रिफर्ड इन। ये चीज़ इमटेरियल है कि अगर फीस है क्या उसकी, अब कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, या मान लो अपन ने मंदिर का एग्जाम्पल लिया था, उस पुजारी को पंडित बनने के पहले ही पैसे मिल ना रहे हो, कोई भी पैसे ना मिल रहे हो, तब भी वो केस कर रहा है, तो ये चीज़ इमटेरियल है कि उसे कोई फीस मिल रही है कि नहीं मिल रही है उस ऑफिस की। और वेदर और नॉट सच ऑफिस इट इज़ अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस, कि वो कहीं और प्लेस में अटैच्ड है। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, कौन करता है अटैचमेंट, कोर्ट करती है अटैचमेंट। और प्रॉपर्टी का जब कब्जा हो जाता है तब अटैचमेंट बोला जाता है। जैसे किसी ने लोन पे नहीं किया है तो क्या हो जाता है, बैंक्स और फाइनेंशियल लोन का डिफ़ॉल्ट करने के बाद या जीएसटी का डिफ़ॉल्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ अटैच हो जाती हैं, वो होता है अटैचमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अटैचमेंट कहलाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी अटैच्ड हो गई, ठीक है। तो वो सारे केसेस डील कर सकता है सिविल कोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब आते हैं हम सेक्शन 6 पे। Save in so far as in otherwise expressly provided, nothing herein shall operate to give any court jurisdiction over the suit the amount or value of subject matter of which exceeds the pecuniary limit of its original jurisdiction। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर किसी कोर्ट का मैटर कोई कोर्ट डील कर सकता है 50 लाख तक का, तो वहाँ अपन सिर्फ 50 लाख तक के ही केसेस लेके जा सकते हैं। इससे एक्सीड होगा तो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का वायलेशन होगा। तो 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 भी हमने कर लिया, 4 भी कर लिया, 10 11 हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। हम आते हैं डायरेक्टली। अब देखो, सेक्शन 15 मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई कोर्ट है, ठीक है, उसके पास कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़, मान लो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ के पास 50 लाख तक के केसेस डील करने की, 50 लाख ऑफ डिफ़ॉल्ट के केसेस डील करने की पावर होती है। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास 51 लाख के केसेस 1 करोड़ तक के केसेस डील करने की पावर होती है। देन हाई कोर्ट के पास 2 करोड़ के ऊपर वाले केस डील करने की पावर होती है। तो अब क्या, मैं डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जा सकती हूँ कि मेरा केस 51 लाख का है, मेरा केस 51 लाख का है, तो मैं हाई कोर्ट के पास जाऊँ क्योंकि वो 2 लाख तक की, मतलब वो तो सारे केसेस डील कर सकता है ना 2 लाख तक के, तो मैं सीधा उसी के पास चली जाऊँ, वो तो सारे टाइप के केसेस डील कर देता है, वो तो एक्सट्रीम पावर है उसके पास। अब मैं क्या, मैं इंटर्न हूँ मान लो, है ना, मेरे ऊपर है मैनेजर, मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे ऊपर है मैनेजर, उसके ऊपर है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके ऊपर है स्टेट हेड। तो मैं डायरेक्ट स्टेट हेड के पास जा सकती हूँ क्या रिपोर्ट लेके? नहीं जा सकती ना, पहले मुझे अपने मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, हायरार्की तो फॉलो करनी पड़ेगी ना मुझे। स्टेट हेड के पास डायरेक्ट चली जाऊँ, उनके पास भी तो पावर होती है, बट डायरेक्टली नहीं जा सकती, आई हैव टू फॉलो द हायरार्की। तो ऐसे ही कोर्ट की भी हायरार्की होती है। अगर ये कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ डील नहीं कर सकता तो क्या, किसके पास जाएंगे हम? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी डील नहीं कर सकता उसके बाद हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो हमारे नियरेस्ट कोर्ट है ना उसके पास होता है। तो
ये बात बोल रहा है सेक्शन 15, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। जो कॉम्पिटेंट है उसके पास हम पहले लेके जाएंगे, सीधे सबसे सुप्रीम पावर के पास नहीं लेके जा सकते। अब एक बहुत ही फेमस केस है धुलाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, 1969 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए एक स्पेशल कोर्ट बना था, एक स्पेशल कोर्ट फॉर्म हुआ था। इनकम टैक्स का एक स्पेशल कोर्ट था और एक सिविल कोर्ट था। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी अगर स्पेशल कोर्ट के पास जा रही थी, सिविल कोर्ट के पास जा रही थी, तो सिविल कोर्ट बोल रही थी इसके लिए ऑलरेडी एक स्पेशल कोर्ट बना हुआ है, तो आप प्लीज़ उसके पास जाइए। और अगर ये स्पेशल कोर्ट के पास जा रहा था तो स्पेशल कोर्ट के पास एक पावर नहीं था, वो था रिफंड का पावर। उसके पास था ही नहीं, जिसकी डिग्री वो मांग रहे थे, डिग्री वो उनके पास पावर ही नहीं थी स्पेशल कोर्ट के पास। और सिविल कोर्ट के पास वो पावर थी, बट सिविल कोर्ट बोल रहा था इस केस को स्पेशल कोर्ट डील करेगा। तो फाइनली वो लोग कहाँ गए, हाई कोर्ट के पास गए और बोला कि आप डिसाइड करो ज्यूरिसडिक्शन किसका है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर स्पेशल कोर्ट के पास कोई स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन नहीं है किसी केस को डील करने का और डिग्री पास करने का, तो उसका जो पावर होगी वो सिविल कोर्ट के पास होगी, तो सिविल कोर्ट के पास जाएगा। तो ये ऑर्डर पास हुआ था कि सिविल कोर्ट शुड रिटेन इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू ऑर्डर अ रिफंड। तो सिविल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा टू ऑर्डर अ रिफंड। अब सेक्शन 16 क्या बोल रहा है कि सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। सब्जेक्ट मैटर जहाँ सिचुएटेड है वहीं, अगर मेरी प्रॉपर्टी राजस्थान में है तो मैं राजस्थान में ही सूट फाइल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हम पूरा पढ़ते हैं। तो फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन कौन से केसेस डील करता है, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी या रेंट का रिकवरी, प्रॉफिट्स का रिकवरी उसमें से, या पार्टीशन, कोई प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है, दो भाइयों में डिस्प्यूट हो गया प्रॉपर्टी किसकी है, उसका पार्टीशन करवाना है आप कोर्ट को। और अगर और एक प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवाना है, एक भाई रहता है लंदन, एक भाई रहता है पुणे, तो कहाँ होगी, और प्रॉपर्टी सिचुएटेड है पुणे में, तो कहाँ होगी, लंदन में तो होगी नहीं। जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड, ये भाई रहता है मुंबई में, प्रॉपर्टी है पुणे में, तो जहाँ डिफेंडेंट और प्रॉपर्टी है ना सिचुएटेड, वहाँ होगी सूट फाइल, या तो जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ, या फिर जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। और क्या क्या चीज़ मैटर्स हैं, फोरक्लोजर से, रिडेम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी राइट्स, compensation for wrong to immovable property, recovery of movable property, actually distrained और attached। अब जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रेंट हो गई है, हमने पढ़ा है डिस्ट्रेंट का मतलब जैसे कब्जा कर लिया है प्रॉपर्टी, मान लो मॉर्गेज थी, बैंक वालों ने सीज कर ली, तो क्या हो गया, डिस्ट्रेंट हो गई। अटैचमेंट कैसे, आप कोई कोर्ट का किसी पे वारंट इशू हुआ है तब भी वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रहा है, तो अटैचमेंट हमने देखा था, अटैचमेंट होती है प्रॉपर्टी में, वही कोर्ट अटैचमेंट करती है। ठीक है, तो इट शैल बी इंस्टीट्यूटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज ज्यूरिसडिक्शन प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जिस कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी, केस वहीं फाइल होगा, डिफेंडेंट की प्लेस पे नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई गॉट कन्फ्यूज इन टू सेक्शंस। तो जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी वहीं होगा। अगर ये भाई रहता है मुंबई में, एक भाई रहता है पुणे में, और प्रॉपर्टी है राजस्थान में, तो राजस्थान का जो उस जगह का जो मान लो जयपुर में है, तो जयपुर
में जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिस कोर्ट के अंडर ज्यूरिसडिक्शन है, वहाँ पर जयपुर में ही फाइल होगा, ना पुणे में होगा ना मुंबई में होगा। ठीक है, ठीक है। बट अब कोई भी ऐसा केस है रिस्पेक्टिंग टू कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग, कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने हेल्ड की हुई है ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, देन अगर किसी चीज़ का कॉम्पनसेशन है तो वो कहाँ इंस्टीट्यूट होगा केस, जहाँ ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट का लोकल लिमिट्स में, और जहाँ पर डिफेंडेंट एक्चुअली रिसाइड करता है और अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, वहाँ इंस्टीट्यूट होगा। Suits for immovable property situated within the jurisdiction of different courts. When suit is obtained is to obtain relief respecting compensation for wrong to immovable property situated within the jurisdiction of different courts, अब मान लो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड है, तो कहाँ फाइल हो सकता है केस, कहाँ फाइल हो सकता है? वहाँ फाइल हो सकता है, सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, कोई भी पोर्शन में। अब मान लो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी हुई कहाँ से? कोटा से। फिर वो गई जयपुर और अभी है वो उदयपुर, तो कहाँ इंस्टीट्यूट हो सकता है केस? कहीं भी जगह इंस्टीट्यूट हो सकता है। प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन where local limits of the jurisdiction of court are uncertain. Sorry, I gave an example of immovable property. कोई immovable property है, वो different court के jurisdiction में आ रही है, तो सारे कोर्ट्स के पास पावर है उस केस को डील करने का, तो किसी भी कोर्ट में वो प्रॉपर्टी डील हो सकती है। 17 ये बोलता है। 19 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की, तो दैट एग्जाम्पल अप्लाइज टू 19। और 19 एक और चीज़ की बात करता है, रॉन्ग्स टू एनी कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन। अब रॉन्ग अगेंस्ट अ पर्सन क्या होता है? टॉर्ट होता है, ठीक है। उसके कॉम्पनसेशन कहाँ फाइल होगा? जहाँ वो पर्सन, जहाँ डिफेंडेंट एक्चुअली रिसाइड करता है या बिजनेस कैरी ऑन करता है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, या फिर जहाँ पर उस पर्सन के साथ रॉन्ग हुआ है वहाँ कहीं भी इंस्टीट्यूट हो सकता है वो सूट। अब मान लो उसके साथ कहाँ रॉन्ग हुआ है? असॉल्ट हुआ है दिल्ली में, और वो डिफेंडेंट रहता है कैलकाटा में, तो दिल्ली और कैलकाटा किसी भी जगह सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 19। अब हम आ जाते हैं वापस 18 पे। वेयर इट इज़ एलिज टू बी अनसर्टेन, लोकल लिमिट्स अगर अनसर्टेन हैं कोर्ट के, तो जब डाउटफुल है कि केस किसको डील करना चाहिए, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत सारे कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, तो अगर डाउटफुल है कि किस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन लेना चाहिए, तो क्या करेगा? कोई भी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ले सकता है, एनी वन ऑफ दोज कोर्ट कैन हियर द केस, बट उन्हें एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि देर इज़ अ जेन्युइन रीज़न फॉर अनसर्टेनिटी, कि अनसर्टेनिटी है कि कौन केस डील करेगा उस चीज़ की, एंड उसके कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि उसके पास पावर है। आई मीन कोर्ट को ऐसा समझना चाहिए, कोर्ट को वो केस तभी हियर करना चाहिए व्हेन इट थिंक्स फिट दैट इट हैज़ पावर टू डील विद सच केस, और कोई भी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड वायलेट नहीं हो रहा है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वायलेट नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर सही है, तो वो कोर्ट केस ले सकता है। कॉम्पिटेंसी पूरी होनी चाहिए कोर्ट की केस डील करने की, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया है।
फिर उसके बाद जब कोर्ट की फाइनल डिक्री आती है ना, जब फाइनल ऑर्डर आता है कोर्ट का, तो यही माना जाएगा कि प्रॉपर्टी उसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सिचुएटेड थी। तो सेक्शन 18 यही बोल रहा है। 19 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, एक चीज़ होती है फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग, फोरम शॉपिंग का क्या मतलब होता है? फोरम शॉपिंग, शॉपिंग, फोरम शॉपिंग का ये मतलब होता है कि मेरा केस चल रहा है, मेरा डिफेंडेंट रहता है मुंबई में, मेरी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है कहाँ? पुणे में, सॉरी पुणे में, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी पुणे में सिचुएटेड है, डिफेंडेंट रहता है मुंबई में। तो अब क्या मैं जयपुर में केस रजिस्टर कर सकती हूँ क्या? तो मैं नहीं कर सकती। तो यही बात कहता है फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग का ये मतलब होता है कि आप अपने कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि मैं दुनिया में, मतलब इंडिया में कहीं भी कोई भी कोर्ट में जाके इंस्टीट्यूट कर दूं केस। नहीं, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, इन दोनों में चॉइस मिलती है। अगर आपका डिफेंडेंट मुंबई में रह रहा है और आपकी प्रॉपर्टी पुणे में है, तो आप पुणे और मुंबई कहीं भी किसी भी एक जगह कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों में चॉइस मिलती है, बट कहीं भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ कॉल्ड फोरम शॉपिंग। अब आते हैं 20 पे, लास्ट प्रोविजन फॉर द डे पे। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अदर टाइप ऑफ सूट्स कौन से होते हैं? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का सूट है मान लो, तो वो अदर कैटेगरीज में आ गया। जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का मान लो कोई केस है, तो वो अदर केस में आ गया। और भी छोटे मोटे जो भी केसेस हैं, तो वो सूट कहाँ इंस्टीट्यूट होंगे? जहाँ डिफेंडेंट रहता है या फिर जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। where the cause of action wholly or in part arises, वहाँ इंस्टीट्यूट होगा। या फिर जहाँ डिफेंडेंट रहता है, या फिर अगर मोर देन वन डिफेंडेंट है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सूट, और एनी डिफेंडेंट वेयर देर आर मोर देन वन डिफेंडेंट। तो अब मान लो मेरे बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं, एक रहता है मुंबई में, एक रहता है पुणे में, एक रहता है दिल्ली में। तो मैं ये सूट मुंबई में भी फाइल कर सकती हूँ, पुणे में भी फाइल कर सकती हूँ, दिल्ली में भी फाइल कर सकती हूँ। बट क्या मुझे पुणे वाले डिफेंडेंट, अब मुझे मान लो दिल्ली में केस फाइल करना है क्योंकि मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मेरे लिए ईजी है। तो अब क्या मुझे पुणे वाले डिफेंडेंट और मुंबई वाले डिफेंडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी? तो हाँ, मुझे लेनी पड़ेगी। बट अगर ये दोनों अग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग क्यों अग्री करेंगे, ये थोड़ा ना मेरा भला चाहते हैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि कोर्ट जो भी डिसाइड करता है वो फाइनल होता है। तो यही है सेक्शन 20। So this is it for today, and we will study section 10, 11 in our next class. So till then, take care.